हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 9 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्लास 9 फिजिक्स का सबसे जोरदार लेसन या फिर बोल सकते हैं सबसे मज़ेदार लेसन है हमारा ग्रेविटेशन, बिकॉज इट इज़ द रिलेटिव टू आवर लाइफ। यह हमारे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ग्रेविटेशन, जो हम खड़ा हैं वहाँ भी ग्रेविटेशन है, जो हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ उसमें ग्रेविटेशन से भी जुड़ी हुई है। अब बात ये है कि ग्रेविटेशन है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया और किसने इस वर्ड को दिया। तो ध्यान दीजिए, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं न्यूटन साहब की। आप लोगों ने ये कहानी सुना होगा। तो एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, यदि कुछ ऐसी कहानी कहा जाए, वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले एक न्यूटन साहब थे। वे बागीचे में बैठे हुए थे। बागीचे में बैठ के क्या कर रहे थे, तो बागीचे में बैठ के वे सेब का इंतजार कर रहे थे। मीन्स कि वह एक सेब के बागीचे में बैठे हुए थे और ऊपर से एक सेब टपका मीन्स गिरा। गिर करके कहाँ पे आया, अर्थ पे। सिंपल सी बात है यार, जब सेब पेड़ से गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, अर्थ पे ही आएगा। लेकिन यह बात न्यूटन साहब के माइंड को नहीं समझ में आई, कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गई, कुछ ऐसा कहा जाए तो। उन्होंने सोचा कि यार जब ये सेब पेड़ से गिर रहा है तो यह अर्थ के पास क्यों आ रहा है, क्यों नहीं यह आसमान में चला जा रहा है, क्यों नहीं यह ऊपर चला जा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, यानी बहुत सोचा। उन्होंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उनको क्या समझ में आया कि यह जो प्रोसेस है यह ग्रेविटेशन का प्रोसेस है। मतलब कि कुछ तो है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। कौन खींच रहा है, तो यहाँ पर जो अर्थ है वह इस सेब को अपनी तरफ खींच रही है। अब बात यह है कि उनके माइंड में तो ये छा गया कि जो सेब है, जब अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है तो नीचे आ रहा है। अब फिर उन्होंने सोचा कि यदि ऐसी बात है तो किसी और भी चीज़ को अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी। तो उन्होंने कुछ पत्थर लिया, यानी स्टोन लिए, और उस पत्थर को थोड़ा सा और ऊपर फेंका। फिर देखा कि वह पत्थर भी पृथ्वी के पास आ गया, मतलब अर्थ के पास चला आया। तो ओवरऑल उनको क्या पता चला कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस अर्थ से ऊपर फेंकें तो कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस अर्थ पर पूरा वापस आ जाएगा। अब यह बात उनको माइंड में छा गई, उनके माइंड में छा गई। छा क्या गई कि अब थोड़ा आप सोचिए, यदि उन्होंने यह सोचा कि किसी भी ऑब्जेक्ट यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद वो नीचे आता है, मतलब कि इस अर्थ के चारों तरफ या इस अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इस अर्थ पर गिर जाना चाहिए। यदि कुछ ऐसा सोचें तो मीन्स इस अर्थ के ऊपर, यानी इस अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है। मून चक्कर लगा रहा है तो हम लोग देखते हैं तो मून ऊपर दिखाई देता है, भाई उसको भी पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो एक फिक्स्ड कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसके कारण वो नहीं गिर रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात ये है कि इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये भी बताया किसने, न्यूटन साहब ने। तो हमारे देश में या फिर हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और आज भी हैं जो कि चलते चलते, खाते खाते, उठते बैठते हर समय एक नया नियम निकाल देते हैं जो कि एक थ्योरी बन जाती है। वैसे न्यूटन साहब थे, बैठे बैठे उनके रास कुछ नहीं आया तो सेब गिरा तो सेब पर ही थ्योरी निकाल दिया, और थ्योरी का क्या नाम दे दिया गया, ग्रेविटेशन, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। तो न्यूटन साहब ऐसे थे, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। कौन सी स्टोरी, सेब वाली, कि सेब नीचे ही क्यों आया। क्लियर चीज़ें। यदि आप कोई पत्थर को ऊपर फेंकते हो और यदि वो अर्थ, यदि का मतलब आएगा ही, कहाँ आएगा, अर्थ के पास, और हम पूछे क्यों आया तो आपका जवाब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। तो लेट अस वी स्टार्ट द डिफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशन। फर्स्टली वी शो द डिफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशन। देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशन का डिफिनेशन हमने लिख दिया। क्या लिखा कि अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड इट। मतलब कि जैसा हमने बताया अभी कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इट बाय अनसीन फोर्स,
क्या वह फोर्स हमको दिखता है? नहीं दिखता है। उसी को लिखा हुआ है क्या? अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज द ग्रेविटेशन। वही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। आशा करते हैं ये डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी, और जो भी हम जो यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ से आपको समझ में आया ग्रेविटेशन क्या होता है। अब बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफिनीशन पूछ देता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इससे कुछ अलग नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी भी डिफिनीशन हम लिख देते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लें, तभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बताया था कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब कि ये जो पेन है या जो मार्कर है ये हमको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसको हम भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मन में एक क्वेश्चन आएगा, यदि हम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मेरी तरफ आ क्यों नहीं जा रहा है? मैं यदि खींचूँ इसको अपनी तरफ तो इसको मेरी तरफ आ जाना चाहिए, या फिर हमें इसकी तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? और एक क्वेश्चन और माइंड में आप सेट कर लीजिए कि जब न्यूटन साहब ने सोचा कि यह सेब जो है वह अर्थ के पास आ रहा है, ये अर्थ उठ करके सेब के पास क्यों नहीं चली गई? ये भी क्वेश्चन हो सकता है भाई जब ग्रेविटेशन ही है तो जब अर्थ इस सेब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो सेब भी इस अर्थ पर उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, और जब लगा रहा होगा तो ये अर्थ क्यों नहीं सेब के पास चली गई? ये सेब ही क्यों अर्थ के पास आया? ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लेकिन फर्स्टली आप लोग ग्रेविटेशन समझिए, और सेकेंड आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में देख लीजिए। तो लिखा हुआ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। यही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक बात आपको आशा करते हैं क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद फोर्स का जो यूनिट है उसको आप लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि फोर्स यूनिट न्यूटन होता है, डाइन होता है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग इसकी यूनिट होते हैं। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आज आगे चलते हैं। अब बात यह है कि यहाँ तक जब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो जो यूनिवर्सल लॉ है, एक और अगला टॉपिक आएगा मिलेगा आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ एक ऐसा लॉ जो कि पूरे यूनिवर्स में फॉलो करता है। वैसे भी फिजिक्स का कोई भी लॉ हो वो पूरे यूनिवर्स में ही फॉलो करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। इसको हम लोग न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस लॉ को न्यूटन साहब ने खोजा था। तो यहाँ से दो डिफिनीशन आपका क्लियर हो चुका, ग्रेविटेशन का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। चलिए यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। मतलब यूनिवर्सल मतलब समझते होंगे ब्रह्मांड, यानी पूरे ब्रह्मांड में लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ये भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ एक ही है। तो यदि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ करके है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होने का, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ तक हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। मतलब यदि ये मार्कर है और मैं हूँ, तीन मेरे और इस मार्कर के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, यदि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यह है और एक ऑब्जेक्ट यह है, इन दोनों का मास m1 और m2 है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इस ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ के थ्रू फर्स्ट क्या बोला गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यह मतलब क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वह इन दोनों मास के m1 इंटू m2, इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स क्या बोला गया? बोला ये गया कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मीन्स कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 है, तो जो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F, वह इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी कुछ होगा।
जिसको हम लोग डी मान लेते हैं, तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इस डी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो चीज़ें बोला गया। क्या बोला गया? पहली बात तो ये बोला गया यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और दूसरी चीज़ क्या बोला गया कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स। क्लियर? चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यह बताया गया है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई जो लगता है वह उन दोनों ऑब्जेक्टों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यदि इन दोनों का मास बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स आपका बढ़ता चला जाएगा। जितना मास बढ़ाएंगे उतना ही आपके बीच का फोर्स क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो आपका जो बीच का फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। मतलब कि यदि आप जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना आपका फोर्स कम लगेगा। दो चीज़ होता है बात। एक बात होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक बात होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दो बात होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि यदि किसी एक ऑब्जेक्ट यानी मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली मतलब होता है उल्टा, यदि हम डी स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो एफ अपने आप घटेगा। ये दो चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। आशा करते हैं ये दोनों चीज़ समझ में आया होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो बात समझ में आया? यदि आप m1 और m2 बढ़ाते हैं तो जो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो बीच का फोर्स जो इन पर अप्लाई होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्लियर होगी चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आगे चलें, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू कैसे लिखते हैं, आइए उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हमने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि हमने बताया कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मास हमने लिया m1 और m2, बीच का डिस्टेंस d लिया, और ई एफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या है, कैसे लिखा हुआ है चीज़ें? अभी हमने जैसा बताया वैसा ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा? अभी हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट एंड देयर मासेस इज m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। ओके, देखिए जैसा कि हमने माना यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m1 एंड m2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। हमने यहाँ डी लिखा हुआ, आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप आर या डी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? आर ही मान लेते हैं, ठीक है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? आर, और जो एफ है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए कि हम लिख सकते हैं देन फर्स्ट के अनुसार एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर चीज़ें? और सेकेंड के अनुसार लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में मर्ज करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में मर्ज करें तो लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को आपस में मर्ज करें तो हमको एक चीज़ मिलेगा। वो चीज़ क्या मिलेगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ये चीज़ मिलेगा। क्लियर? ये चीज़ मिलके हमारे पास आएगा, और जब यह प्रोपोर्शनल हटता है तो हमको यहाँ पर एक नई चीज़ मिल के आ जाती है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। f = g m1 m2/r², ये चीज़, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा आपका। चीज़ें समझ आई है? कैसे आया? जब ये प्रोपोर्शनल हटा, इस प्रोपोर्शनल की जगह पे आपका g आ गया। अब g बोला जाए
तो ये जी क्या है? तो हमने बताया कि जो ये जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिख सकते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। क्लियर? इस g की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और इस g की वैल्यू क्या होती है तो हम बता देते हैं। इस g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? हुआ कुछ नहीं। हुआ क्या है कि हमने पहले बताया आपको कि यूनिवर्सल लॉ में क्या होता है, कोई दो ऑब्जेक्ट होता है m1 एंड m2। इसमें लिखा हुआ है बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसके अनुसार यह लिखा गया। एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी यहाँ से और इसके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके लिए यह लिखा हुआ है। क्लियर? इसके लिए हमने दो मास मान लिया m1 और m2, बीच का डिस्टेंस मान लिया r, अट्रैक्शन फोर्स मान लिया F। उसके बाद इसके अनुसार ये दोनों लिख दिया। जब दोनों को आपस में मर्ज किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है, इस प्रोपोर्शनल की जगह पर क्या जाता है? g। इस g को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है, पहले से ही फिक्स कर दी गई है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर। क्लियर होगी चीज़ें? यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक टॉपिक क्लियर हो गया। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बीच में आप ये फिगर बना लेंगे। इसके बाद इस फिगर को बना लेंगे, उसके बाद आप लोग पूरा लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और इस g का फार्मूला क्या क्या बन सकता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको क्या क्या चीज़ें हैं? आइए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने ओवरऑल फार्मूला निकाला F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओवरऑल हमने ये फार्मूला निकाला। यहाँ पर g हमने बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। r क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। m और m2 आपका ऑब्जेक्ट का मास है। अब देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ था क्या यूनिट, वो यूनिट कैसे आता है देख लीजिए। ये F है, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट की बात कर रहे हैं। इस F की यूनिट हम कैसे निकालते हैं देखिए। यदि याद ना हो तो यूनिट कैसे निकाल लेंगे देखिए। इस g की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ओके, इस m1 यानी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो मास पे क्या यूनिट होती है? kg। और यहाँ से भी इसका क्या हो जाएगा? kg अपान ये r मीन्स डिस्टेंस, एक दो डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? हम क्या बता रहे हैं? यूनिट निकालने का तरीका बता रहे हैं, किस तरीके से यूनिट निकाला जाता है। क्लियर हो गई चीज़ें? अब देखिए, थोड़ी बात हमारी ध्यान से सुनिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.67 इंटू 10 के पावर -11 ये क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर -2 पावर। क्लियर? ये चीज़ें हो गई। इसी चीज़ को यदि आप g के रूप में फार्मूला लिखना चाहें, g के रूप में फार्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा FR स्क्वायर। पास समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं? g के रूप में फार्मूला लिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो FR स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2। और जब यह इधर आ जाएगा ये हो जाएगा FR स्क्वायर अपान m1 m2 इक्वल टू g। ये g के रूप में फार्मूला दिया।
ओके। और जब इस g की यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ g, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस f की यूनिट क्या होती है, इस f की यूनिट हम चाहें तो न्यूटन लिख सकते हैं ना, इस f की यूनिट न्यूटन, ये r मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 मतलब क्या, kg इंटू kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये kg जब ऊपर जाएगा तो kg माइनस 2, ये जब होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर, इसके पावर 1 इसके पावर 1, kg स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, kg पर माइनस 2, ये निकल के आपका यूनिट आएगा। और ये यूनिट किस में है आपका, ये यूनिट है आपका SI यूनिट, इसको क्या है, ये है आपका SI यूनिट। ये पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर माइनस 2 पावर। लेकिन यदि इसी का CGS यूनिट पूछ दिया जाए, SI CGS मतलब समझते हैं, ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड। यदि SI यूनिट देखा जाए किसका, G का SI यूनिट, G का SI यूनिट ये हो गया, और G का जब CGS यूनिट देखा जाएगा तो CGS में क्या हो जाएगा, CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी डाइन, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन, और मीटर की जगह पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और kg की जगह पर हो जाएगा ग्राम पर माइनस 2 पावर। क्लियर हो गई चीज़ें। तो इस यूनिट ऑफ g का SI यूनिट ये हो गया और CGS यूनिट ये हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को यूनिट समझ में आया होगा, यूनिट कैसे निकालते हैं। क्लियर, कैसे निकालते हैं, जनरली फार्मूला हमको ये पता है, यहाँ से हम f की यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है, f की यूनिट निकालते हैं, सॉरी हम बताते हैं आपको, 1 मिनट। f की यूनिट यहाँ से जब निकालते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिट ऑफ f, ठीक है, यूनिट ऑफ f, ये निकला। लेकिन जब इस फार्मूले को ट्रांसफर करेंगे, g के फॉर्म में बनाएंगे यहाँ, और इस g की यूनिट निकालेंगे, एक बार SI यूनिट ये आएगा और CGS यूनिट ये आएगा। क्लियर हो गई चीज़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, वो पूछेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ये आपका, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, इस फार्मूले को कैसे डेरिवेशन किया वो भी आप लोगों ने समझा होगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।